नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेके ना बहुत लोगों की गलत थिंकिंग हो चुकी है। उनको लग रहा है कि रेलवे का बजट आने से 2 लाख करोड़ का आईआरएफसी को फायदा होगा। इससे आईआरएफसी को कुछ नहीं फायदा होगा। जी हाँ, रेलवे का इतना बड़ा बजट आने के बाद आईआरएफसी को कुछ फायदा नहीं होगा। उसके बाद जो आईआरएफसी का बिजनेस है वो पूरी तरह रुक चुका है। जी हाँ, वो पूरी तरह रुक चुका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो आईआरएफसी के स्टॉक में, तो भाई ये वीडियो देखो। आपका पूरा नजरिया, आपका पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। आप क्या सोचे रहोगे कि आईआरएफसी है, इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड कराता है, इंडियन रेलवे बढ़ेगा, 200 अमृत ट्रेन खुलेगा, 200 बुलेट ट्रेन खुलेगा, ये खुलेगा, आईआरएफसी को फायदा होगा। भाई आईआरएफसी का धंधा ही नहीं चल रहा है 2 साल से। क्या बोल रहा हूं, आराम से वीडियो देखो भाई। मतलब लोगों की क्या क्या थिंकिंग है, लोगों को क्या क्या चिपकाया गया आईआरएफसी बोल के कि भाई रेलवे आएगा, रेलवे को फाइनेंस करेगा। भाई रेलवे को फाइनेंस ही नहीं कर रहा है, अमाउंट घटते जा रहा है। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और जो ये खुश हो रहे ना, अगर आप कहीं से वीडियो देख के आईआरएफसी को बाय करने के लिए सोच रहे हो, ये सोच के कि रेलवे का बजट 2 लाख करोड़ आ गया है, इससे आईआरएफसी को फायदा होगा। भाई बजट का आईआरएफसी से कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात, कुछ भी लेना देना नहीं है, सही बोल रहा हूं। देखो वीडियो, आराम से आपको समझाऊंगा आईआरएफसी काम कैसे करता है और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को ये हेल्प कैसे करता है, आपको समझाऊंगा। और जो इनका लोन का अमाउंट है वो कम हो रहा है और पूरा लोन का अमाउंट अटक चुका है। मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूं, जिसी को बिलीव नहीं हो। यहाँ पे मैं व्यूज लेने के लिए कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है। देख रहे हो, डिसबर्स अमाउंट इनका FY24 में नील, Q3 अब डिसबर्स अमाउंट ही डिसबर्स नहीं कर रहे। ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि लोन प्रोवाइड वाली कंपनी है। लोन प्रोवाइड वाली कंपनी कैसे आगे बढ़ती है, उनका अर्निंग्स कैसे आगे बढ़ता है, नेट प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ता है, जब वो लोन प्रोवाइड कराएंगे। ये मतलब जब वो लोन उनका डिसबर्स होगा। यहाँ तो लोन इनका डिसबर्स ही नहीं हुआ है। FY24 से 2024 से लेके अभी तक डिसबर्स ही नहीं हुआ है लोन। तो भाई कहाँ से इनका बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ पे ये देखो, इनका जो AUM साइज है, ठीक है, जिसको असेस्ड अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो पूरा स्टक हो चुका है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। वो बढ़ना चाहिए। लोन वाली कंपनियों का AUM साइज बढ़ना चाहिए, ये बढ़ ही नहीं रहा है, स्टक हो चुका है। ये देखो FY23 से ऑलमोस्ट ये स्टक हो चुका है, आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले ग्राफ बढ़ रहा था, अब अटक चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या थिंकिंग करके आईआरएफसी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है, ये वीडियो देखो, आपका नज़रिया पूरा बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आईआरएफसी है वो इंडियन रेलवे को लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। माइक चालू है, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। अब जो आईआरएफसी है इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड कराता है, सिंपल, इतना सबको पता है आईआरएफसी का क्या काम है। अब देखो, इंडियन रेलवे ऐसा तो है नहीं कि बस आईआरएफसी कंपनी से ही, आईआरएफसी स्टॉक से ही लोन लेता है, ऐसा नहीं है। उनको 3 ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आए। देखो, जो इंडियन रेलवे काम कैसे करता है, उनको पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। बजट सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हम बजट में सुनते हैं कि 2 लाख करोड़ रेलवे के लिए बजट है, यहाँ से रेलवे पैसा उठाता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से रेलवे पैसा उठाता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड कहाँ हो गया, इंटरनल मनी। मतलब कि जो हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में हम देखते हैं कि सामान इधर से उधर होता है, जो मतलब इंटरनल खुद रेलवे पैसा कमाता है, ठीक है। वहाँ से अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वहाँ से भी ये पैसे कमाता है। जैसे कि देखते हैं ना, हम बोगी यहाँ वहाँ से कोयला लेके आता जाता है, या हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हमसे भी रेलवे पैसा कमाता है। तो रेलवे का ये 2 तरीका हो गया पैसा उठाने का। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, सेकंड इंटरनल मनी, यानी कि जो खुद कमाता है, ये हो गया। और तीसरा जगह से पैसा उठाता है रेलवे अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लोन लेता है, उसको बोलते हैं EBR, यानी कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। और यहीं पे आईआरएफसी आता है, यहीं पे इसका रोल प्ले होता है। अब मैं आपको EBR का पहले थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है, फिर आपको आईआरएफसी का काम समझ में आएगा, ठीक है। मान लो कि एक अच्छा मैं एग्जाम्पल देखा था यूट्यूब से, मैं वही एग्जाम्पल रिपीट करता हूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो EBR क्या होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए काम कैसे करता है। मान लो कि पूरे देश में अनाज की नीड है, लोगों को फ्री में अनाज बांटना है, पर सरकार के पास पैसे नहीं है। तो सरकार क्या बोलेगा ना, खाद्य मंत्री को, मतलब खाद्य डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा
राशन डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा सरकार कि आप मेरे नाम पे पैसा उठा लो मार्केट से, पब्लिक से पैसा उठा लो, मार्केट से पैसा उठा लो और पूरे देश में अनाज बांट दो, ठीक है, हम बाद में इसको पे कर देंगे। इसको ईबीआर सिस्टम बोलते हैं। सरकार ऐसा क्यों करता है? सरकार इसके लिए ऐसा करता है कि सरकार का इनडायरेक्टली नाम नहीं आएगा। सरकार तो सीधा फूड डिपार्टमेंट पे ही जिम्मा डाल देगा, बोलेगा फूड डिपार्टमेंट ने ही पैसा उठाया पब्लिक से और लोगों को इसने खाना बांट दिया, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। पर एक जनरली देखें तो ये पैसा सरकार को ही पे करना है, क्योंकि जो फूड डिपार्टमेंट है वो भी सरकार के अंडर ही आता है। आपको समझा आप बात? ईबीआर सिस्टम कैसे काम करता है? तो वही ईबीआर में कौन आ गया? आईआरएफसी, रेलवे के लिए, ठीक है। तो रेलवे को मान लो प्रोजेक्ट की अगर नीड पड़ी, ठीक है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आईआरएफसी के पास जाएगा और आईआरएफसी को बोलेगा भाई हमको लोन दो, ठीक है। या सरकार आईआरएफसी को बोल देगा कि यहाँ पे एक रेलवे का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 10,000 50,000 करोड़ की नीड है, तुम भाई पब्लिक से पैसा उठा के वो रेलवे के प्रोजेक्ट को पूरा करो, हमारे नाम पे उठा लो, सरकार के नाम पे। आईआरएफसी को सरकार ऐसा बोलेगा, आईआरएफसी बोलेगा ठीक है, मैं सरकार के नाम पे पैसा उठाता हूँ मार्केट से और आपके प्रोजेक्ट को फंड कर देता हूँ, मेरा जो हिसाब किताब रहेगा मेरे को दे देना, अर्निंग नेट प्रॉफिट। सरकार बोलेगा ठीक है। तो इसको ईबीआर बोलते हैं, समझे आप? एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स। तो देखो यहाँ पे बजट अलोकेशन की बात करो, मतलब रेलवे के, तो 2020-21 में आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, रेलवे को 1.6 लाख करोड़ का बजट मिला था रेलवे के लिए। 21-22 की बात करूँ तो 1.1 लाख करोड़, 22-23 की बात करूँ तो 1.4 लाख करोड़। आप लाइन से देखते जाओ और फिर नीचे आते हैं तो 25 और 26 यानी कि 2025-26 में भी जो बजट आया रेलवे के लिए कितना है? 2.52 लाख करोड़, ठीक है। तो बजट तक तो ठीक है, यहाँ पे बजट का आईआरएफसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आईआरएफसी का क्या लेना देना है? अगर रेलवे ईबीआर के जरिए, एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेस के जरिए अगर पैसा उठाती है तो उससे आईआरएफसी को फर्क पड़ेगा, उससे आईआरएफसी को फायदा होगा। अगर सरकार इस जरिए पैसा उठाती है, ठीक है, सॉरी, रेलवे इस जगह से मतलब पैसा उठाती ईबीआर के जरिए, ठीक है, क्योंकि 3 जगह से रेलवे पैसा उठाता है, एक बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, एक इंटरनल मनी मतलब जो खुद कमाता है, और तीसरा एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स। तो एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स में कौन आ जाता है? आईआरएफसी। तो आईआरएफसी को कब बेनिफिट होगा? उसका लोन बुक कब बढ़ेगा? उसकी अर्निंग्स कब बढ़ेगी? उसको फायदा कब होगा? जब रेलवे ईबीआर के जरिए पैसा उठाएगा, यानी कि आईआरएफसी के जरिए। इतना आपको क्लियर हुआ सिंपल वे में, छठी का बच्चा भी समझ लेगा, ठीक है। अब नीचे आते, मैं यहाँ पे ईबीआर अलोकेशन का अमाउंट दिखाता हूँ, यानी कि ईबीआर के जरिए रेलवेज ने कितना पैसा उठाया है। अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तो 1.2 लाख करोड़ उठाया था। 2021-22 की बात करूँ तो 71,000 करोड़ उठाया था। 2023-24 की बात करूँ तो 1 लाख करोड़ उठाया था। और उसके बाद 24-25 की बात करूँ, जैसे जैसे हम ईयर पास आता रहता है, 50,000 करोड़ के आसपास ईबीआर के जरिए पैसा उठाया था। फिर बाद में वही 2024-25 के आसपास आते तो फिर 10,000 करोड़ का अमाउंट होता है, और अब वापस ये इस साल का 10,000 करोड़ का अमाउंट है। मतलब ईबीआर के जरिए अमाउंट कम होता जा रहा है, मतलब आईआरएफसी के जरिए सरकार, सॉरी, रेलवे पैसा कम उठा रही है। मतलब पहले बराबर उठा रही थी 1.23 लाख करोड़, 71,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जिसके वजह से इनका जो एयूएम साइज है वो बढ़ते जा रहा था, और जो डिस्बर्स अमाउंट है वो देखो बढ़ते जा रहा था। डिस्बर्स अमाउंट देख रहे हो, ये कंटिन्यू ग्राफ ऊपर जा रहा था। और जैसे ही ईबीआर के जरिए रेलवे पैसा उठाना कम कर दिया, भाई 10,000 करोड़ आ गया। समझो आप बात को, कहाँ ईबीआर के जरिए, आईआरएफसी के जरिए जो इंडियन रेलवे है वो 1-1 लाख करोड़ उठाती थी 2020-21 में, ठीक है, 1 लाख करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ 2023 तक। जैसे जैसे ईयर क्लोज आया 2024-25, ईबीआर के जरिए अमाउंट 10,000 करोड़ उठा रही है। तो भाई आईआरएफसी का स्टॉक गिरेगा ना 50-45%। आप समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब? यहाँ पे डिस्बर्स अमाउंट देखो, 2024 FY24 Q3, FY24 Q3, FY25 नील अमाउंट है, मतलब डिस्बर्स अमाउंट कुछ नहीं है, बिजनेस जीरो है। भाई सोचो, लोग क्या सोच के आईआरएफसी को लेते हैं कि बजट आ रहा है, आईआरएफसी को बेनिफिट होगा, और बाद में यहाँ पे 200 न्यू वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, 100 अमृत भारत ट्रेन आने वाली है, 50 नमो भारत ट्रेन आने वाली है, 17,500 जनरल नॉन एसी कोच आने वाला है नेक्स्ट
2 से 3 ईयर आने वाली में ठीक है, पर इसका IRFC से कुछ लेना देना ही नहीं है। समझे आप बात को? IRFC का धंधा कब बढ़ेगा, आप सिंपल वे में समझो। IRFC का बिजनेस कब बढ़ेगा, अब IRFC का डिस्बर्स अमाउंट कब बढ़ेगा, जब रेलवे EBR के जरिए पैसा उठाएगी। और यहाँ पे हम जो डाटा देख रहे हैं, रेलवे का जो EBR अमाउंट है वो कम होते जा रहा है, ये बढ़ना चाहिए। और इसके वजह से क्या हुआ, इसका जो AUM साइज है पूरा स्टक हो चुका है। देखो उतने का उतना है, उल्टा कम हो रहा है, क्योंकि लोन रीपेमेंट होता रहेगा तो ये कम हो रहा है AUM साइज। लोन वाली कंपनियों का AUM साइज बढ़ना चाहिए। बदल गया ना पूरा नज़रिया, ज़मीन से पैर से ज़मीन खिसक गया रहेगा इन्वेस्टर का। बोलेंगे भाई हमने क्या सोच के लिया, लो पी पे लिया। ये इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, बिजनेस को समझो। बिजनेस से प्राइस है, प्राइस से बिजनेस नहीं है। प्राइस सेंटीमेंट के वजह से अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस अच्छा हो गया है। बट बिजनेस अच्छा हो गया है, स्टॉक का प्राइस नहीं चले वो चलेगा। यहाँ पे बहुत सीरियस बात है, ठीक है। डिस्पर्स अमाउंट देख रहे हो, पूरा ग्राफ नीचे आ गए। और सबसे टेंशन वाली बात, डिस्बर्स तो हुआ ही नहीं है। FY24 क्वार्टर 3, FY24 क्वार्टर 3, FY21 नील है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये कहाँ गया, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ग्रोथ 1.27% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। 1.27 कुछ नहीं ग्रोथ है, समझो बात को आप, एक साल में। तो बहुत मुश्किल वाली और बहुत इन्वेस्टर, देखो हम वीडियो देखते ना किसी की आधे नॉलेज की, दूसरों की 1 मिनट में रील देख के बहुत स्मार्ट बनते ना लोग। हमारी वीडियो क्यों लंबी होती है 20-20 मिनट 15 मिनट की? 1 मिनट में हम भी बता देंगे भाई IRFC लो PE पे है, ये सपोर्ट है, वो है, ये है, धंधा बढ़ेगा, इतने कोचेस आएंगे, उतने ये आएंगे, इतने ब्रिज बनेंगे, बुलेट ट्रेन आएगा। हम भी 1 मिनट में बता के IRFC के लिए आपको उत्साहित कर देंगे। 50% डाउन है, मौका है, लाइफ टाइम, ये वो। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है बात, ठीक है। ये सब नहीं होता है 1 मिनट में बातें, ठीक है, समझो बात को। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हमने क्या समझा यहाँ पे। आता हूँ, आगे भी बढ़ता हूँ, थोड़ा रुक लो आराम से, ठीक है। यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है 3 तरीके से पैसे उठाता है। IRFC इंडियन रेलवे को फंड करता है, ठीक है। और जो इंडियन रेलवे 3 जगह से पैसे उठाता है, यानी कि 3 जगह से उसको पैसे मिलता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट अनाउंस होता है, जो निर्मला सीतारमन जी आके बोलते कि रेलवे के लिए ये बजट है 2 लाख करोड़ 1 लाख करोड़, वो एक हो गया तरीका। दूसरा इंटरनल मनी मैंने बता दिया। तीसरा EBR, जहाँ पे IRFC का पिच रोल आता है, ठीक है, जहाँ पे IRFC का। अब EBR अलोकेशन देखे तो वो कम होता जा रहा है, ये बढ़ना चाहिए। EBR अलोकेशन यानी कि EBR के जरिए रेलवे ज़्यादा पैसा उठाएगी, तब जाके बेनिफिट होगा IRFC को। और इनका जो डिस्बर्स अमाउंट है वो ग्राफ बढ़ेगा। जो AUM साइज है जो बढ़ना चाहिए ये भी बढ़ेगा, पर वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या ये लोगों को नहीं पता था, स्मार्ट इन्वेस्टर को नहीं पता था, कंपनी से ये सारे सवाल नहीं पूछे। तो उसमें आपको पता है क्या बोला, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, नहीं तो और अच्छे से मैं आपको बताता, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा जो ग्रोथ है 1.1 का है, मतलब 0 ग्रोथ है ऑलमोस्ट 1 ईयर का, और डिस्बर्स अमाउंट हो नहीं रहा है तुम्हारा, वो ग्राफ नीचे ही पूरा चला गया, नील हो गया, 0 हो गया, और AUM साइज स्टक हो गया है। तो तुम क्या करोगे? अब EBR के जरिए रेलवे पैसा नहीं उठा रहे, तो तुम्हारा भाई ग्रोथ कैसे आएगा, पैसा कैसे अर्निंग होएगा? तो ये क्या बोला IRFC ने कि भाई हम अदर प्रोजेक्ट को भी हेल्प करेंगे, वहाँ से हम अर्निंग को बढ़ाएंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो एक ने सवाल बोला कि भाई IRFC बना है केवल इंडियन रेलवे को फंड करने के लिए, तो तुम अदर प्रोजेक्ट को कैसे फंड कर सकते हो? सही बात है, IRFC बना क्यों है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब उसमें के नाम में ही वही है। तो किसी ने सवाल किया कि तुम अदर प्रोजेक्ट को जब फंड करोगे, ये तो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि आप बने हो केवल रेलवे को फंड करने के लिए।
तो आप अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अदर प्रोजेक्ट को क्यों फंड करोगे? तो आईआरएफसी ने क्या बोला स्मार्टली कि भाई जो भी प्रोजेक्ट रेलवे से जुड़ा रहेगा हम उसको ही फंड करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो कि बताता हूँ, जिस एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सोलार पैनल की नीड है, तो एक देखा जाए तो वो रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है पर रेलवे से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे लगना है, सीधी बात है। तो आईआरएफसी ने एकदम दिमाग लगा के बोला जो भी प्रोजेक्ट रेलवे से 1-2% भी जुड़ा रहेगा, मतलब रेलवे से जुड़ाव मिला उस काम को, तो हम उसको फंड करेंगे, ये दिमाग से बोला। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आईआरएफसी ने फिर क्या किया, एनटीपीसी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा भी मैंने, हाँ। तो फिर वही उसका नतीजा क्या हुआ, आईआरएफसी साइन 250 करोड़ लीज एग्रीमेंट विथ एनटीपीसी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप साइन देखोगे ना, ये देखो मैं लिखता हूँ आपको दिखाता हूँ, हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। आईआरएफसी साइन 250 करोड़, ये आ जाएगा गूगल पे, इतना डालेंगे अपन ज़्यादा ये देखो, ये देखो आईआरएफसी साइन लीज एग्रीमेंट विद एनटीपीसी फॉर 8 बीबीओ और रेक, ठीक है, देख रहे हो। फिर यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आरईएमसी एक कंपनी है एंड आईआरएफसी पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाए, आरईएमसी एंड आईआरएफसी पार्टनरशिप टू फाइनेंस पावर प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे। देखो ये चलना नेट, यार नेट खत्म हो गया क्या? तो ये जब सर्च करोगे ना आरईएमसी एंड आईआरएफसी पार्टनरशिप, क्या ले, मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, हाँ ये देखो, ये देखो REMC and RFC Inc. to MAU to finance thermal nuclear to renewable power project for Indian Railway। तो जो पावर और न्यूक्लियर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IRFC का काम है इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड कराना, पर इंडियन रेलवे IRFC के जरिए लोन ले नहीं रहा है। और IRFC को ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या किया, वो जो भी प्रोजेक्ट जुड़े हुए इंडियन रेलवे से उनको फंड कर रहा है। मतलब इसमें आप ये देखो ना, IRFC बना है इंडियन रेलवे को फंडिंग करने के लिए, और अब वो फंड किसको कर रहा है, मतलब उसका काम है क्या और काम क्या कर रहा है। ये होती है सरकारी कंपनी। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सरकारी कंपनी से दूर रहता हूँ। मुझको नहीं पता कि EBR के जरिए इनका फंड आगे बढ़ेगा कि नहीं, डिसबर्स अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं, सरकार क्या कदम उठाएगी IRFC की कंपनी के लिए, कुछ भी नहीं पता भाई, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट अभी तक मैं बात करूँ, सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, आप मानो बात को। यहाँ पे देख सकते हो कि REMC एंड IRFC पार्टनर टू फाइनेंस पावर प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे। तो IRFC को बनाया किसके लिए, IRFC का ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो IRFC अब काम क्या कर रहा है, देखो आपके सामने। यहाँ पे मैं कुछ अपना बता के बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है ना, फिर वही ट्रैक IRFC न्यू एलोकेशन। अब बहुत लोग बोलेंगे देखो हम क्या करें इसमें, हम फंस चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जो करने के लिए आप सोचते रहेंगे तो वो सोचेंगे, अब तो अपनी स्टडी करेंगे, और ठीक है वो छोड़ दो जो इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हाई से इतना गिर चुका है, कितना गिर चुका है, हाई से अराउंड ये 50% डाउन हो गया। बोलेंगे भाई 50% हाई से गिर गया है, हमने हाई पे लिया, अब हम क्या करें इस पे, हम ये ज्ञान सुन के अब क्या करें, ज्ञानबाजी सुन लिया हमने, हम क्या करें भाई, करो कुछ नहीं। अब ये देखो आप केवल कि आप आने वाले समय में ये चीज़ ट्रैक करो कि जो EBR अलोकेशन है वो बढ़ता है कि नहीं, ये बढ़ना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि जो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है IRFC, उसका अमाउंट अब चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि वो अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं। आप समझे बात को। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि मैं IRFC हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, हम रेलवे से जो लिंक प्रोजेक्ट रहेंगे उनको भी फंड करेंगे। तो आप ये चेक करो कि रेलवे से जो लिंक प्रोजेक्ट वाले फंड है उसका साइज़ कितना है, उसका अमाउंट कितना है, वो अमाउंट बढ़ रहा है क्या, हर क्वार्टरली फंड साइज बढ़ रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है मगजमारी है, टेंशन है, करो भाई, आप ही इन्वेस्टर हो। हम तो भाई स्टार्टिंग से मना करते थे, हमको नहीं जमता इतना मगजमारी, कौन लेगा 30-40 हज़ार डाल के, ठीक है। तो वही सारी बातें रहती है। और बहुत लोग देखो बोलते हैं, इसमें एक और चीज़ देखो कि
रेलवे के स्टॉक की बात किया ना, तो आरवीएनएल आईआरएफसी को साथ में जोड़ेंगे। आरवीएनएल को आईआरएफसी केवल 0.97% का लोन देता है। समझो आप बात को, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो आपके शरीर से ना बिस्तर पलंग सब खिसक जाएगा ये बात सुन के। देखो, लोन टू आरवीएनएल केवल 0.97%, लोन टू आरवीएनएल 0.97%, 1% भी नहीं। कोई भी ज्ञानबाज नया मतलब स्टॉक मार्केट की जब आपको बातें रेलवे का जब सुनोगे ना, आप सुनते रहोगे, तो आरवीएनएल को आईआरएफसी से कनेक्ट करता है कि आरवीएनएल के पास इतना प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन है, ये है वो है, उसको फंडिंग की ज़रूरत रहेगा तो किसके पास जाएगा, आईआरएफसी के पास जाएगा। यही ज्ञान आपको चिपकाते ना, पर 1% लोन दे रहा है केवल आरवीएनएल को आईआरएफसी। अब बोलो, बोला ना आपका नज़रिया मैं बदल दूंगा, वीडियो में बदल गया ना पूरा नज़रिया। आपने क्या थिंकिंग करके लिया रहेगा मेरे को पता है। आरवीएनएल को इतना प्रोजेक्ट मिला है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कोचेस बन रही है, बनेगी ठीक है, पर उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है आईआरएफसी का हाल फिलहाल पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि ईबीआर एलोकेशन कम हो रहा है। समझे बात को? तो क्या ही बोलो यार, हंसी आता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आईआरएफसी के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा, आपका नज़रिया चेंज हुआ रहेगा, और आई होप आज के बाद से आप बिज़नेस को समझने की कोशिश करोगे, ना कि स्टॉक के प्राइस को। प्राइस सेंटीमेंट के वजह से 20-30% ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लोगों के सेंटीमेंट के वजह से बिज़नेस 20-30% ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। समझिए आप बात को। इसके लिए हमारी वीडियो 22-22, 23-23, 20-20 मिनट की होती है, एक छोटे से टॉपिक पे भी। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, बाकी और कुछ छूट गया रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लूँगा। आईआरएफसी का और भी अदर स्टॉक रहेंगे, मतलब आगे कवर कर लेंगे, पर ओवरऑल तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे कवर कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी इस वीडियो में मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।